हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम अब DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं। DSSB में आपको कहा था मैंने कि DSSB में अब हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखनी है, हमें सारी जगह के पेपर देखने हैं। आपको KVS के पेपर करा चुके हैं, DSSB के पेपर कराए चुके हैं, अब इसरो के पेपर कराने हैं। यानी कि आपको जो इसरो का पेपर है वो आज देना है, तो इसरो का पेपर आपको दिया जाएगा। तो इसरो में पहले क्या है, ये है 13, 11, 16 का पेपर, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएट का पेपर है और 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हमें। और इसमें आपको पता ही है, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे इसलिए पेपर नहीं दे पाते क्योंकि इसमें है 60% का क्राइटेरिया, यानी कि 60% का क्राइटेरिया आपका पास होना चाहिए, यानी 60% तक आपके पास होने चाहिए बिजली में। तो समय व्यर्थ नहीं करते, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा डैश को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को। तो कब मनाया जाता है? सीधे सीधे याद रखना, 13 अप्रैल, यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुसंधान प्रक्रिया आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कदम होना चाहिए है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग टू द रिसर्च प्रोसेस। और रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये आपको मैंने वहाँ पर छोड़ा था और अब भी मैं छोड़ूंगा छोड़ने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये रिसर्च पर्पज़ के लिए, यानी कि जब आप PhD करते हैं, PhD या फिर आप MPhil तो अब बंद हो चुकी है, तो यानी कि जैसे डिसर्टेशन की जो चीज़ें आती है, जब रिसर्च वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसमें होती है समस्या को जानना। यानी कि आप को मान लीजिए कोई भी कह दे कि भाई वहाँ जाना है, तो आप ये कहोगे कि नहीं क्यों जाना है, और ऐसे ही जब किसी कार्य को करोगे कि ये इसकी समस्या क्या है, आप कहते हो ना इस व्यक्ति की समस्या क्या है, मुझे समस्या नहीं पता हुई। जैसे आपको डॉक्टर पूछता है कि आपकी समस्या क्या है, जब आप तो डॉक्टर क्या पूछता है, सबसे पहले आपसे पूछता है बताइए आपकी समस्या क्या है। तो वही याद रखना कि कभी भी जब रिसर्च वर्क करो तो सबसे पहले आती है समस्या की पहचान, और ये बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके DSSB में नहीं आएगा, इसलिए परेशान मत होना। चलिए सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। RDA डैश से संबंधित है, यानी RDA इज रिलेटेड टू किससे है? RDA जो है आपके कैटलॉगिंग से, यानी सूचना बनाने से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को डैश कहा जाता है। देखिए वेब 2.0 से आपकी एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अब जो आ गया है वेब 3.0 पे चलेंगे सारे। और वेब 3.0 में जो क्रोम थे, यानी इसके ऊपर भी क्या कर दिए गए हैं, इसका भी एक विकल्प आ गया वेब 3.0। अब जब आप कंप्यूटर भाषा को समझोगे तो आप समझ जाओगे वेब 3.0 आ चुका है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 2, यानी कि फोक्सोनोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। PPBS, ये तो सबको पता है क्या होता है PPBS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? PPS से यानी PPBS संबंधित है, तो PPBS क्या है? प्लानिंग, लिख लीजिए, ये आपको मैंने वैसे बता चुकी है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। तो किससे संबंधित हुआ? ऑप्शन नंबर 2 बजट से संबंधित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व एवं तदंत पात्रों को डैश कहा जाता है, यानी शीट बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ ए बुक आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो उसका कहा जाता है अंतिम पृष्ठ, यानी कि एंडिंग पेज, यानी एंडिंग पेज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड, यानी संक्षिप्तीकरण सेवा उपलब्ध कराता है। तो कौन कराता है उपलब्ध? भाई ये आपको जब इस तरह की बात आ जाए तो आपको ये पता है, जब एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस हमारा आपका होता है
होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोन विद एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ आर्टिकल, यानी लेख का सापेक्ष सहित संपूर्ण ग्रंथ सूचना विवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडियो प्लेन यानी कि में कौन सा कैनन का प्रयोग किया जाता है, यानी आइडियल प्लेन विच ऑफ द कैनन इज यूज आइडिया प्लान। आइडिया प्लान का क्या कहा गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिलक्षण को कैनन, यानी कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, DSSS हो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में लाइब्रेरी का पेपर दे रहे हो, तो खास कर ये ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश को ज़रूर कर लेना, यानी कि आप एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन देख लेना। वैसे तो ऐसा आता है, एक ऊपर हिंदी लिख रहती है और इंग्लिश लिखी रहती है, पर जो DSSS का पेपर है, अगर TCS ने कराया, TCS का आपको हिंदी और इंग्लिश चेंज करनी पड़ती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने हिंदी में ही सोचा कि मैं हिंदी में आंसर दे दूँगा, तो ये गलतफहमी है, मत जीना कि DSSS में आप DSSS लाइब्रेरी में हिंदी में पढ़ोगे और आंसर दे दोगे, क्योंकि बहुत सी टर्म आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी और नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रारंभिक अमूल्यांकित अप्रक्रम और असंगठित तथ्यों को डैश कहते हैं, यानी रॉ अनएवेल्ड अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइजेशन फैक्ट इज नोन एज। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा डाटा में, यानी कि डाटा। आपने डाटा विजडम, यानी कि आपने पढ़ा होगा डाटा विजडम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये सारे पढ़े होंगे। तो यानी कि ये आपको जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपको समझ में आते होंगे, डाटा के बाद क्या आएगा? इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज के बाद विजडम, यानी कि ये ऐसे ही सीरियल वाइज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। DDC का प्रथम संस्करण डैश में प्रकाशित किया गया है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC इज पब्लिश्ड बाय, या कब आया पब्लिश्ड, यानी पब्लिश्ड कब हुआ है? तो वो हुआ था 1876। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, 1876, ठीक है, 1876। और पहला एडिशन कितने पन्नों का था? 44 पन्नों का, ध्यान रखना, 44 पन्नों का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? DOI का पूरा नाम क्या है, यानी अर्थ क्या है? भाई DOI आपको मैंने बता चुका है। DOI जो होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कोवा का विकास डैश में क्या है? तो कोवा क्या है? एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो और किसने विकास किया? ये तो आपको पता ही है। कोवा जो है वो किसने विकास किया है? ये आपका है जो कोवा, यानी कि एक तरह से कॉरपोरेट, ये जो है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड का है, यानी कि पहला ही हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए कोवा जो है उसका नाम से ही रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। DDC में शिक्षा डैश संख्या द्वारा निर्वहित शिक्षा, तो भैया आपको पता है 370 है, यानी 370 है। और 370 कानून याद रखना, शिक्षा के द्वारा ही हमारे इंडिया से 370 हटा है। और अगर आपको याद ना हो कि शिक्षा किस में है, तो याद रख लेना 370 के द्वारा, यानी जो एजुकेशन के द्वारा ही हमारी 370 का जो कानून था वो ख़त्म किया गया है। अगर एजुकेशन ना होती, अगर जो विद्वान ना होते, जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे हुए ना होते, तो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और ख़त्म करने का उसका अलग ही रीज़न था। अगर ख़त्म क्यों नहीं कर रहे थे, वो उनकी स्ट्रेटजी अलग ही थी। वो एक पर्सनल व्यू मान लीजिए मेरा, और क्या नाम हिस्ट्री के जब आप पढ़ोगे बहुत ही बारीकी से, तब आप समझ जाओगे उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ई बुक से क्या समझा जाता है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग बाय ई बुक। भाई ई बुक क्या होती है आप बताओ। ये आप मान लीजिए आपको मैं किताब दे रहा हूँ, जैसे आपने DSSS की बुक खरीदी, ठीक है, जो हमारे DSSS की, और आपको बता रहा हूँ DSSS की बुक, यानी कि DSSS के जो प्रीवियस ईयर के पेपर, वो आपको 30 रुपये में मिल रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर जिसे भी लेना चाहे, वो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है, वो 30 रुपये में अपने DSSS के पेपर ले सकता है और अपना लाभ उठा सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, ई बुक क्या होता है?
एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि कोई भी बुक जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिलती है, जैसे हमारी बुक है वो ई बुक है, तो वो ई बुक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती है, तो उसे कहते हैं ई बुक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ACR2 संस्करण में स्टेटमेंट को डैश में लिखा जाता है। ACR2 आया कब? सबसे पहली बात आती है ACR2 आया कब, और ACR2 की फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है ACR2 आया कब और ACR2 की फुल फॉर्म क्या है? ACR2 की आप फुल फॉर्म बताइए। चलिए आपको इतना तो मैं बता ही देता हूँ कि ये आया था 1978 में, और पहला कब आया था? 1967 में। ठीक है, आप फुल फॉर्म बताए। चलिए एंग्लो बता दी मैंने, पहले की शुरुआत की बता दी, और रूल भी बता दिया, आर का मतलब है रूल। अब ये आपको बताना है दो, यानी कि ए और सी की फुल फॉर्म बतानी है पूरी, आपको बतानी। तो ये कब आया? ये आया इंडो एरोबिक, यानी इंडो एरोबिक में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ग्रंथालय विज्ञान में 5 नियम डैश में प्रकाशित किए गए थे। तो यानी कि डैश में प्रकाशित हुए थे 31 में। देखिए अब ये आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो ये इसरो का पेपर है कितना आसान है, यानी कि इसरो का जो पेपर है वो कितना आसान है। भैया आसान ज़रूर है, पर पहले तो क्राइटेरिया फ़िल्टर कर देते हैं, जिसे फ़िल्टर कहते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में जो ज़्यादातर बच्चे पढ़े इग्नू से पढ़े हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको, इग्नू से पढ़े हुए हैं और अलगप्पा यूनिवर्सिटी से पढ़े, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़े। जो ये जो इग्नू है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, जब बच्चे इनके पेपर देने बैठते हैं ना, और पेपर देने और क्या बोलते हैं इसे, प्रैक्टिकल देने बैठते हैं, तो वहाँ जैसे कहते हैं ना पूरी की पूरी क्लास फेल, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों के 60% तक नहीं बनते, यानी कि 60% भी नहीं बन पाते। और जो लोकल यूनिवर्सिटी यानी कि लोकल जैसे प्राइवेट टाइप यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चों में 60, 65, 80, चाहे उन्हें क्या ना कुछ भी बनाना था, अगर उन्हें एक DDC का नंबर दे दिया जाए, DDC का नंबर उन पर लिखा नहीं जाएगा। DDC का नंबर यानी कि एक किताब का नाम दे दे और DDC का नंबर उन्हें यही कहते कि ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के क्या नाम DDC का नंबर बना के दिखा दो, उन पर वो नहीं बनता। और जो इग्नू वाले बच्चे हैं और जो कुरुक्षेत्र वाले बच्चे हैं और जो अलगप्पा वाले बच्चे हैं, इन्हें दे दो, चुटकियों में बना देंगे, चुटकियों में, क्योंकि वहाँ पर इतना काम करा देते हैं। भले ही वो बच्चे क्या नाम कम परसेंटेज हो, भले ही वो बच्चे एक तरह से कई 1-2 बार फेल होके तब पास हुए, पर उनको जो मेहनत कराई हुई होती है वो रेगुलर टाइप की मेहनत होती है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते, इसलिए कहता हूँ मैं इग्नू का जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है। जो अब वाला नहीं, अब वाला तो छोड़ दो, अब तो इन्होंने किताब ये कर दिया कि किताबों के चक्कर में अपना जो मटेरियल है उसे शॉर्ट करते जा रहे हैं। पुराने वाला मटेरियल देखो, जिसमें क्या ना इतना प्योरली मटेरियल है कि उसे आपने एक बार पढ़ लिया, यानी कि आप लाइब्रेरी के विद्वान बन जाओगे अगर उसे आपने ढंग से पढ़ लिया तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संवाद, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिट्स एंड टर्म्स। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन डैश की अभिभर्म की ओर अग्रसर होती है, यानी मेजरमेंट प्रोडक्टिविटी ऑन द ऑथर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पब्लिशन लीड टू द इमिग्रेशन ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये हो जाएगा लोटक नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तब होगी आपको दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पुस्तकालय में यानी पुस्तकालय की कॉल संख्या का अर्थ क्या है, यानी कॉल नंबर ऑफ ए बुक मीन्स। कॉल नंबर में क्या आता है? कॉल नंबर में आपका बुक नंबर भी आता है और क्लास नंबर भी आता है, यानी कि ACC भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कंपेंडिक्स डैश इज के डैश के लिए ऑनलाइन डाटाबेस है। तो कंपेंडिक्स इज ऑनलाइन डाटाबेस किसके लिए डाटाबेस है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं, यानी कि पेटेंट्स आर विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। भाई जो पेटेंट होते हैं आपको पता है वो किस लिए कराए जाते हैं, वो होते हैं प्राइमरी सोर्स। यानी कि मान लो मैंने कोई चीज़ बनाई तो मैं कोई उसे कॉपी ना कर ले, यानी कि उसका अगर कॉपी बनाएगा तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपनी उपलब्धि करी उसको क्या नाम कोई चुरा ना ले, इसलिए पेटेंट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ALU का अर्थ क्या है। ALU का सबको पता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि सबसे पहला ही हो जाएगा। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपके, एक मिनट ये ध्यान रखना, कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका CPU किस किस चीज़ से बना हुआ है, MU यानी कि मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ALU ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म जो पूछी जाती है CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पत्रक का असंधान द्वारा निश्चित करने के लिए डैश चाहिए, यानी एसोसिएट द सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ द सीरियल एप्रोप्रिएट सोर्स। भाई इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीरियोडिकल, यानी कि डिक्शनरी की बात कर रहा है, पीरियोडिकल की बात कर रहा है। ये जो होती है ये एक तरह से पत्रिका के टाइप में आती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है, हु इज रिग्रेट एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कौन है, ये आ जाएंगे आपके कॉनरेड ग्रेसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत में ETD डाटाबेस डैश द्वारा अनुसुरक्षित किया जाता है, यानी ETD डाटाबेस इज मेंटेन्ड बाय, यानी कि कौन मेंटेन रखता है, इसका आंसर हो जाएगा शोध गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर डैश देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, सनन विवरण द्वारा संचार की गति यानी गणितीय सिद्धांत पहली बार डैश में प्रकाशित किया गया, यानी मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ द कम्युनिकेशन बाय सनन वेयर वाज द फर्स्ट पब्लिशन, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होता है, देखिए अब ये जैसे अभी जो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था बिल्कुल वही आ गई है सिचुएशन यहाँ पर, ऐसा ही DSSS भी करता है, DSSS भी यही काम करता है और यही इसरो वालों ने कर रखा है, इसरो वालों ने। अब इसका लेके चलें तो इसका आंसर है 1949, ठीक है 1949 है इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, 1949 है, कहीं 1948 है। अब बताओ, ऐसे ही एक बार DSSS ने, जो अभी मैंने बताया था, एक स्टूडेंट ने को करा था कि सर इसका आंसर 122 का आंसर गलत है, ये गलत है। बच्चों DSSS की आपको जो बुक में भी दी गई है वो ऑफिशियल आंसर की दी गई है, कोई भी फेरबदल नहीं किया गया, जो DSSS ने दी थी वही के वही उठाकर आपके आंसरों में लगाकर दी गई है। क्यों दी गई है, उसका रीज़न यही है DSSS वाले। अब जैसे DSSS में एक क्वेश्चन आया था कि आप बताइए लाइब्रेरी एक्ट कितने हैं, उसमें था 12 था, 13 था, 14 और 16 ऐसी कुछ था, तो उसमें 19 नहीं था और 19 हमारे एक्ट हैं। बताओ अब इसमें आंसर क्या लगाओगे, उसमें 16 आंसर, यानी आंसर डी क्या 16 बताएं 17 आंसर वो माना था। बताओ अब क्या करा जाए DSSS का, यानी कि इनमें क्या करा जाए। सब बच्चों ने कहा कि 19 से क्वेश्चन को गलत करो, यानी बहुत कंप्लेन करी थी, बहुत को मैंने सुना था कि क्या नाम कंप्लेन करी थी, पर उन्होंने वो आंसर गलत नहीं करा था, यानी कि उसका 1 नंबर किसी को नहीं दिया था। तो अब क्या करा जाए बताओ। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो जो पुराने वाला उन्होंने आंसर मान रखा वही का वही आपको लगा देना है, ठीक है। यानी कि पुराने वाले में 16 माना है तो 16 ही लगा देना, पुराने वाले में यानी कि पुराने पेपरों में अगर 17 माना है और वही क्वेश्चन आपको दिख जाए तो, यानी क्योंकि रिपीट तो होते हैं DSSS क्वेश्चन, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 27 देखते हैं। इंटेंस जो है डैश को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा दी गई है, यानी इंटेलिजेंस
प्रॉपर्टी राइट इज यानी कि प्रोटेक्शन गिवन टू किस में है, तो इसमें आ जाएगा ट्रेडमार्क, आ जाएगा पेटेंट, आ जाएगा कॉपीराइट, आ जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत में 1957 में, एक मिनट, ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लीगल जो प्राइवेसी एक तरह से प्रिवेंसीज ऑफ लीगल जो डिपॉजिट थे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी लाइब्रेरी में यानी पब्लिक लाइब्रेरी में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए ध्यान से इसे आराम से पढ़ लेना। यानी कि भारत में 1954 में लीगल जो डेपोसिट अधिनियम का प्राधिकरण डैश संख्या सार्वजनिक किया गया था, यानी कि डेपोसिटरी क्या थी, हमारी डेपोसिटरी लाइब्रेरी कितनी है। चलो आपसे आज यही पूछता हूँ, डेपोसिटरी लाइब्रेरी कितनी है, कोई बता सकता है? डेपोसिटरी लाइब्रेरी जो है वो कितनी है? दिल्ली को छोड़कर अगर दिल्ली को लगा कर चले 4 लाइब्रेरी है हमारी डेपोसिटरी, तो क्या कह रहा है, इन इंडिया नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट ऑफ एक्ट ऑन 1954। तो ये कब क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए इसमें जो दे रखा है ऑप्शन, जो इसके आंसर की में दे रखा है, इसकी आंसर की में दे रखा है 3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 3, और वैसे इसका आंसर होगा 4, याद रखना इसका आंसर जो है 4 होगा, क्योंकि 4 जो लाइब्रेरी है हमारी, ये देखो अब फिर आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑफिशियल आंसर की में 3 दे रखा है इसका आंसर, वैसे उत्तर है 4, ध्यान रखना 4 हमारी डेपोसिटरी लाइब्रेरी है, और डेपोसिटरी लाइब्रेरी को डिलीवरी बुक एक्ट के नाम से मैंने आपको वीडियो बना रखी है, तो उसे भी आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंचडॉक का विलय निस्कॉम से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है वो? अब जो इंचडॉक है इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? इंचडॉक की फुल फॉर्म क्या है? इंचडॉक की आपको मैंने फुल फॉर्म कराई है, इंचडॉक की फुल फॉर्म क्या है? ये अब जाना किससे जाता है, तो ये जाना जाता है नेस्केयर के नाम से, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ग्रंथालय अन्य सूचना केंद्र पर आईसीटी का प्रभाव है, यानी इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन लाइब्रेरी एंड अदर इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सारे ही सही है। आईसीटी के अंकित, यानी कि आईसीटी मेड इंफॉर्मेशन क्रिएट डिजिटल परफॉर्म, यानी कि एक तरह से वो करता है, फिर ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हो जाता है, फिर शेयरिंग के लिए, यानी कि शेयरिंग के लिए भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ISSN नंबर में कितने अंक होते हैं? ISSN नंबर जो होता है कितने अंक होते हैं, और ISSN नंबर प्रोवाइड कौन करता है? कोई बता सकता है ISSN नंबर कौन प्रोवाइड करता है? आपको मैंने बताया, दोनों बताए हुए, एक मिनट, ISBN का भी बताया है और ISSN नंबर का भी बताया। ISSN नंबर की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, तो यह ध्यान रखना। और इसके नंबर कितने हैं? इसके नंबर हैं आपके 8। ISBN के कितने हैं? 13। पहले कितने थे? 10, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शब्द को सूचपत्र के लिए कितने नियम बनाए गए हैं? तो हु गिव रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, किसने बनाए थे? तो एक ही आदमी है, एक काटर, यानी कि जो काटने वाला है वो ही डिक्शनरी को बना सकता है, यानी कि डिक्शनरी को छोटे फॉर्म में काट काट के उसने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एंड और नॉट क्या निरूपित करते हैं, यानी कि किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुलियन लॉजिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ऑन्स ऑफ लाइब्रेरी एंड श्री फर्स स्टडी डैश के द्वारा प्रकाशित किया है, यानी कि ऑनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज पब्लिश्ड बाय, एक इसका आ जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी निस्केयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है? RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग डैश में किया जाता है, यानी RFID टेक्नोलॉजी इज़ यूज, भाई सीधे सीधे जब RFID एक तरह से आपके किस लिए करा जाता है? जो सर्कुलेशन कंट्रोल होता है, यानी कि
ये आपको देखिए, अब आपको मैं RFID पूरी बता भी देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपने देखा होगा कि जब आपने मॉल के या फिर किसी मॉल की दुकान में, ये कपड़े वपड़े की दुकान में, ऐसे जब गेट में घुसते हो तो दो इधर और इधर एक चीज़ें लगी रहती हैं, यानी गेट टाइप लगा रहता है। और आपने देखा होगा कि जो अगर कोई आप सामान उठा के ले आओ या चोरी करके ले आओ तो वो बजने लगेगा। या फिर ऐसे ही आपके जो होता है किसमें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में होता है, तो वहाँ से अगर आप बुक चुरा के ले आओ तो वह बजने लगेगा। तो वही काम करता है RFID, जब तक आप इशू करा के बुक नहीं लाओगे तो वह चू 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 करने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। RFID का इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि सर्कुलेशन कंट्रोल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मोजिला, यानी मोजिला किसके लिए है? मोजिला आपको पता है वेब ब्राउज़र है, यानी कि क्या है, एक वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो होता है वो अलग होता है, सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग, और कौन कौन से हैं, और सफारी, यानी बहुत सारे हैं, इतना तो मुझे भी याद नहीं, पर 20-25 हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर तो आपको भी पता होना चाहिए, यानी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपको कल बताया जाएगा, आज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सामान्य डिबलिंग कोड मेगा डाटा तत्व सेट डैश समाविष्ट करता है, तो क्या है, द सिंपल डिबलिंग कोड मेगा डाटा एलिमेंट सेट किससे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, इसका आंसर 15 है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तकनीकी अनुभव मुख्य रूप से डैश के नामांकन, यानी कि नामांकन के द्वारा कार्य निष्पादन करता है, यानी टेक्नोलॉजिकल सेक्शन और परफॉर्मेंस मेनली 2 फैक्टर नेमली, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। बिल्कुल आराम से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, समझ में अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत होती है। CAS का उदाहरण किसका है? CAS इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? CAS है आपका ऑप्शन नंबर B, यानी चेतावनी, अलर्ट सर्विस। और CAS की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? CAS की फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को डैश कहा जाता है, रिसोर्स शेयरिंग अमंग द लाइब्रेरी इज नोन एज, किस में आता है? तो ये किस में आता है आपका ऑप्शन नंबर C में, यानी कि लाइब्रेरी कॉरपोरेशन, यानी कि ग्रंथालय सहकर्ती, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारित डैश में किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी, तो किस में होना चाहिए भाई? जब जो लाइब्रेरी होती है वो आपके घर के पास होनी चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी का मतलब ये आपके आसपास होनी चाहिए। अब इस नियम के हिसाब से कौन सा नियम बैठा के चलें? इस नियम में, यानी कि इसमें जो लाइब्रेरी, यानी कि इसका जो, एक मिनट, इसका जो आंसर है इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि आपका इसने इस क्वेश्चन को ब्लैंक करा हुआ है, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। चलिए, वैसे तो आपको पता ही है कि जो लाइब्रेरी होती है वो आपके, जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास होनी चाहिए, यानी लाइब्रेरी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकें, ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, ये ध्यान रखना, लाइब्रेरी ऐसी जगह होती है, फर्स्ट लॉ यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ग्रंथालय के रख रखाव प्रचालन नहीं है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाउस कीपिंग और ऑपरेशन इज लाइब्रेरी, तो किसके अंडर रह जाएगा? यानी कि 42 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? 42 का हो जाएगा ऑल ऑफ द, यानी कि अर्जन करना, सीरियलाइज करना, सूचना बनाना, यानी कि सॉरी इसका आंसर हो जाएगा इंटर लाइब्रेरी लोन, क्योंकि ये तो हो ही जाएंगे, तीनों तो है ही इसके आंसर। कैटलॉगिंग वेटलॉगिंग है, तो यानी कि इसमें नहीं पूछा है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो नहीं पूछा, तो इसका हो जाएगा इंटर लाइब्रेरी लोन, ILL, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं। सूचना अंतरण से सम्मिलित
प्रक्रिया क्या है? व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सारे हो जाएंगे, यानी कि सूचना को उपलब्ध कराना, प्रसार करना, सूचना को प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यूनिट कार्ड सिद्धांत डैश से संबंधित, यानी यूनिट कार्ड प्रिंसिपल इज एसोसिएट विद, तो किससे आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कार्ड कैटलॉग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या है? नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ों संचालन प्रणाली को संचालित करता है, जो सामान्यतः डैश कहलाता है। ए सेट ऑफ रूल व्हाट गिवन ओवरऑल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलर नोन एज, तो किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्या है? निर्वरक चार्जन प्रणाली, यानी कि निर्वरक चार्जिंग सिस्टम कंटेंट बाय, तो किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र कार्ड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ग्रंथ सूची के सांख्यिकी और गणितीय विश्लेषण को डैश कहा जाता है। स्टैटिक एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफिक इज कॉल्ड, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिब्लियोमेट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संपूर्ण स्वचालित सेवाओं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालय को डैश कहते हैं, तो यानी कि लाइब्रेरी इज विद इन फुलफिल ऑटोमेटेड सर्विस एंड डिजिटल सोर्स इज कॉल्ड, क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम डैश पारित किया गया था, यानी कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इज पास्ड इन कब करा गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1961 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्या है? CCF का ढांचा डैश पर आधारित होता है, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द CCF इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2709, ISO 2709 पर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किस कैटलॉग कार्ड में ISBD का पहला प्रयोग किया गया था? तो आपको ये तो आपको सबको पता होगा, AACR2, यानी कि AACR2, और AACR2 के आपको कितने क्वेश्चन मिल गए? 2 क्वेश्चन मिल गए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्धृपण तरीका नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिकल स्टाइल, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेफरेंस वर्क। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। स्टोन डी का प्रयोग डैश में संग्रह परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, यानी स्टोन डी इज द यूज ऑफ द कन्वर्ट कलेक्शन फॉर, किसके लिए किया जाता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ग्रीन स्टोन ऑफ डी स्पेस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ग्रंथालय में पुस्तकालय सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा अपनाया जाता है? द अप्रोच दैट इज अलाउड फाउंड हेल्पिंग, यानी कि हेल्पफुल, इसे अरेंज करने के लिए, बुक को अरेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भाई अच्छा तरीका आप क्या नाम किससे लगा दो? सब्जेक्ट से लगा दो, सब्जेक्ट से लगा दो बुक को, क्योंकि देखो आप लाइब्रेरियन हो, आपको कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा, कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा, और ना आपको DDC आता। चलो आज मैं बताता हूँ। लाइब्रेरियन का को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता अगर वो लाइब्रेरी के अनुसार, मतलब किसी भी अनुसार बुक लगाता है। पर ऐसा नहीं कि आप इधर उधर फैला दोगे। आपकी लाइब्रेरी की बुक इधर पहले डब्बे में पड़ी है, दूसरे में क्या ना फिर वो पड़ी है, हिस्ट्री की बुक में 10 जगह पड़ी है, तो इस तरह नहीं लगाई जाती। आपको एक जगह सीरियल वाइज लगा दो। कोई भी आपको क्या कहता है कि लगा रखिए सर लाइब्रेरी में बुक इतनी सारी है, उन्हें सीरियल वाइज लगा रहा हूँ मैं, इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने इस तरह रख रखी है, जिससे बुक ये बच्चे ये भी कह सकते हो आप कि सर ये जो बुक है ये ज़्यादा एक्सेस करते हैं बच्चे, इसलिए अलग इस उसमें रख रखे अलमारी में। तो यानी कि बहुत सारे तरीके हैं लाइब्रेरियन को कुछ भी बोलने के। सबसे पहला तरीका होता है जो सब्जेक्ट वाइज, यानी कि 10 अलमारी हैं आपके पास, ठीक है, 10 अलमारी, अरे 10 अलमारी है,
तो 10 अलमारी में एक में हिस्ट्री की लगा दी, एक में पॉलिटिकल की लगा दी, एक में साइंस की लगा दी, एक में बायो की लगा दी। तो इस तरह से लगा दिया आपने बुक। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं एक में, या फिर आपने कर दिया, फिर आगे कर दिया एक में टेक्स्ट बुक लगा दी, एक में रेफरेंस बुक लगा दी, रेफरेंसर जो बुक होती हैं वो लगा दी। तो इस तरह भी आप लगा सकते हो। तो फिर आती है टाइटल वाइज, यानी कि टाइटल में पहले सब्जेक्ट लेके चलेगा, फिर आती है ऑथर की हो ही नहीं सकती, यानी कि इस तरह से। फिर आता है एक्सेशन की, यानी कि नंबर वाइज लगा दो, सीरियल वाइज, 1 नंबर 2 नंबर, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सॉरी 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज जो फॉर्मेट है उसका नहीं है, तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट। तो इमेज फॉर्मेट कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर आपको सबसे सामने ही दिख रहा होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये है पिक्चर का, यानी कि इमेज का नहीं, ये है वीडियोग्राफी का। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? चलिए इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी नहीं जाएगी, कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक सहयोग वेबसाइट जब अगत्य पिछले लेख के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकती है, तो हटा सकती है या परिवर्तित कर सकती है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको जब आप ध्यान रखोगे तो वो है विकीपीडिया, एक तरह विकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। डाटा के बारे में, डाटा को डैश कहते हैं। भाई अभी आपके सामने मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आता है डाटा, डाटा के बाद इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद विजडम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर बताओ। अब तो आपको पता चलेगा होगा इसका आंसर क्या होगा। भाई इसका आंसर हो जाएगा डोमेन, सॉरी इसका आंसर कहाँ गया हमारा, ये चला गया, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर मेगा डाटा। इसका आंसर हो जाएगा मेगा डाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, पहले आता है डाटा, डाटा के बाद बनती है इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये एक पन्ने को ले लिया आपने, एक पन्ने को लिया और आपकी इन्फॉर्मेशन है 10 पन्नों की, यानी कि 10 पन्नों को इकट्ठे करके बनेगा एक इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को उसे पढ़ के एक जो चीज़ निकली, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो बन गया नॉलेज, नॉलेज के बाद बनता है विजडम, यह ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पोस्ट कोड इस संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई? पोस्ट कोड तो सबको बच्चे को पता है, जो लाइब्रेरी में पढ़ा होगा, तो वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसके जो बनाया किसने, यानी पोस्ट कोड के जनक कौन है? पोस्ट कोड के जनक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज आप बताइए पोस्ट कोड के जनक कौन है, इसलिए इसका जो मैं बता नहीं रहा हूँ पोस्ट कोड के जनक कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। नॉइस इज एन इंफॉर्मेशन रेलिवेंट इज ड्यू टू, सूचना उद्दीपन में राव की वजह से होता है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक सूचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ग्रंथालय से पुराने कभी कम्भर उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है, जिससे डैश कहते हैं। आउटडेटेड एंड डम यूज, अरे सीधी बात ये, जब पुस्तक को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि कटी पिटी जो बुक होती हैं उनको जो क्या करते हैं, लाइब्रेरी से बाहर निकाल देते, विड्रॉल कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। याद रखना वीडिंग इंपॉर्टेंट है, वीडिंग और जो आपके स्लीविंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले दो जो इंपॉर्टेंट है ये आपसे क्वेश्चन हुए। वीडिंग का मतलब ये होता है जब किताब हम जो कटी पिटी होती है, जो आउटडेटेड होती है, उन्हें बाहर फेंक देते हैं। जैसे आपकी मैगजीन है, वो 10 साल पुरानी, उसे बाहर फेंक दोगे, जैसे मैगजीन होगी उसे बाहर फेंक दोगे, तो इसे कहते हैं उस टाइम। और जैसे कटी पिटी किताबें जो अनयूज्ड है, पहले तो 1-2 पन्ना होगा तो एडजस्ट कर लेंगे, या फिर उसका कवर पेज होगा तो उसे बाइंडिंग वाइंडिंग करा के डाल देंगे, नहीं होगा तो उसे कहना जो भी बिल्कुल यूजलेस है, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही, तो उसे बाहर कर देंगे, तो उसे कहते हैं वीडिंग। तो इसका ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इसरो का पेपर, ये जो आपको कराया गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको लाइब्रेरी का में ये करा दिया गया है, और आपको जो लाइब्रेरी का भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कल आपका सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, सॉफ्टवेयर और डेज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थैंक यू।